अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जैसे कि हम लोग स्टडी कर रहे थे, डिजीज़ स्टडी कर रहे थे, डिफॉर्मिटी स्टडी कर रहे थे अबाउट स्केलेटन। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, किस किस्म की डिजीज़ का सामना उसे करना पड़ सकता है। ठीक है, उसमें हमने आर्थराइटिस देखी थी, क्लेफ्ट पैलेट देखा था। ठीक है, उस आर्थराइटिस की फॉर्म्स देखी थी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने फिर स्पॉन्डिलाइसिस देखी थी, वर्टिब्रेस का जैम हो जाना देखा था। ठीक है, और उसके अलावा क्रोनिक आर्थराइटिस देखा था। आज हम जो उससे से रिलेटेड डिजीज़ स्टडी करेंगे वो है डिस्क स्लिप। ठीक है, ये बेसिकली रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे होते हैं, यानी हमारी जो वर्टिब्रीज होती हैं, उनके दरमियान में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क का नाम देते हैं। यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके दरमियान में एक कुशन की तरह का सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। वो एक तो शॉक एब्जॉर्बर होती है। ठीक है, और वो हमारी मोहरों को रगड़ खाने नहीं देती। ठीक है, उनको लुब्रिकेशन देती है ताकि वो हड्डी जो है दूसरी हड्डी से रगड़ नहीं खाए। ठीक है, कुशन लाइक पैड होता है। ठीक है, जो कि उसके अंदर फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, उसका डिफरेंट दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली कुशन के। ठीक है, आउटर कवर होता है और इनर फ्लूइड फिल हुई भी होता है उसके अंदर। ठीक है, इनर जो सेमी फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, जो कि और उसके बाहर जो है वो हमारे पास एक कवर मौजूद होता है। ठीक है, जो कि उसको स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज से मिलके बना होता है, आउटर रिंग होता है, जिसे हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, यानी इनर जो फ्लूइड है उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, और जो आउटर कवर होता है कुशन का उसे नाम दिया जाता है एनुलस फाइब्रोसिस। अब जो इनर आपके पास फ्लूइड होता है वो रबर बॉल की तरह होता है। ठीक है, जो कि डिस्क को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, कंप्रेस किस उसके अंदर उसको एबिलिटी देता है कि वो कंप्रेस हो सके। ठीक है, थोड़ा सा दबाव बर्दाश्त कर सके। ठीक है, जबकि आउटर जो आपके पास एक कवर होता है फाइब्रो कार्टिलेज का, वो भी उसे कंप्रेसिबिलिटी की जो है वो ताकत देता है, यानी उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करता है कि वो किसी हद तक दबाव बर्दाश्त कर सके। फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, अब एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो क्या करता है कि होल्ड रखता है सक्सेसिव वर्टिब्रेज को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। ठीक है, अब ये डिस्क जो है वो आपके पास जैसे मैंने बताया कि शॉक एब्जॉर्ब, एकदम आप झुक के सीधे खड़े हो तो झटका बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, वॉक करने के दौरान, जंप करने के दौरान, भागने दौड़ने के दौरान। ठीक है, और जब आप साइड्स के ऊपर बैंड करते हैं, ठीक है, उस दौरान जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसको एकदम अगर झटका लगे तो ये बर्दाश्त करती है। लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसमें दर्द निकल जाती है। ठीक है, सीवियर और सडन किस्म का जो है वो अगर ट्रॉमा यानी कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, स्पाइंस की, तो वो आपके पास सम टाइम ये होता है कि वर्टिब्रल डिस्क जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है। यहाँ बाहर का जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो फट जाता है। ठीक है, और फ्लूइड जो है वो इधर उधर फैल जाता है। ठीक है, अब ये किस केस में हो सकता है, कोई भारी चीज़ एकदम से उठाई है, झटका लगा है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी की वजह से जो है उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो वो एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती, फट जाती है, और फ्लूइड जो है यानी न्यूक्लियस पल्पोसस वो बाहर की तरफ जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। ठीक है, कॉमन डिस्क, इसको कॉमनली जो है वो डिस्क स्लिप का नाम लिया जाता है। ठीक है, या स्लिप, अब वो जो अपनी जगह से साइड पर हो गई है, खिसक गई है, उसे कहते हैं स्लिप्ड डिस्क। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो इसमें क्या होता है, रप्चर हो जाती है एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, और प्रोट्रूजन यानी फैल जाना, रिलीज़ होना। ठीक है, स्पॉन्जी जो आपके पास इनर जो मटेरियल है जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, अगर वो प्रोट्रूजन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स के ऊपर जो है वो अगर उनके साथ टच करेगी तो वो सीवियर पेन जो है वो आपके पास, क्योंकि वो नर्व्स दब जाती हैं। ठीक है, तो वो पेन जनरेट करती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो आपके पास इसको ट्रीट किया जाता है बेड रेस्ट के ज़रिए, ट्रैक्शन के ज़रिए, यानी जो एक एक्सपर्ट होते हैं वो, ठीक है, वो अपने हैंड के ज़रिए उसको अपनी जगह पर लेकर आते हैं, पेन किलर के ज़रिए इसको ट्रीट किया जाता है। अगर आपके पास डिस्क जो है वो अगर इस तरह से ट्रीट ना हो तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उसकी डायग्राम में ये नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, उनके दरमियान में आपको ये नॉर्मल डिस्क नज़र आ रही है। ठीक है, ये स्पाइनल आपको कॉर्ड नर्व्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये बाहर वाला कुशन है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनुलस
फाइब्रोसिस और ये इनर मटेरियल है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से रिलीज़ हो जाए, फट जाए ये, तो यहाँ पर नर्व कॉर्ड के ऊपर ये एक्ट करेगी, तो वो प्रेस होगी, तो उसकी वजह से हम एक सीवियर किस्म की पेन जनरेट होती है। इस चीज़ को कहते हैं स्लिप डिस्क। अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये ज़्यादा अगर प्रॉपरली ट्रीट ना हो, ठीक है, ज़्यादा डैमेज हो जाए, तो इसको यहाँ से क्या सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से। उसके बाद हमने स्पॉन्डिलोलाइसिस भी देखी थी कि ये डिजीज़ जो है वो आपके पास क्या करते हैं, इमोबिलिटी कर देती है कि वर्टिब्रल जॉइंट्स जो है वो जैम हो जाते हैं रीढ़ की हड्डी के मोड़े। शियाटिका जो है वो हमारे पास क्या करती है कि ये एक ऐसी आपके पास इंजरी होती है जिसमें आपके पास ओवरऑल जो आपके पास जो लेग्स को नर्व इम्पल्स जाती है, ठीक है, वहाँ पर आपके पास क्या होता है कि शियाटिक नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसमें बेसिकली जो लेग पोर्शन होता है, ठीक है, जो आपका बटक का रीजन होता है, हिप रीजन होता है, वहाँ से पेन स्टार्ट होती है और लेग तक जाती है। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम जो है वो नाम देते हैं अरकुन्निसा का दर्द या दर्द अरकुन्निसा, ठीक है। इसमें असल में क्या होता है कि ये हो सकता है कि ये हेर्निएटेड डिस्क की वजह से जो है वो आपके पास शियाटिक नर्व जो है उसके ऊपर दबाव पड़ जाए, ठीक है, तो वो उसके रिज़ल्ट में जो है वो शियाटिक नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। और या गलत इंजेक्शन जो है वो बटक में लग जाए, हिप रीजन के अंदर गलत इंजेक्शन जो है वो लग जाए, उसकी वजह से वो नर्व डैमेज हो जाए। उसके रिज़ल्ट में अब क्या हो सकता है कि लोअर लिम्ब जो है वो मे बी पार्शली इम्पेयर्ड हो जाए, काम करना छोड़ दे, ठीक है। यहाँ उसमें जो है वो आपके पास प्रिसाइज जो है वो नर्व रूट अगर कम्प्लीटली नर्व जो है वो डैमेज हो जाए तो फिर लोअर पोर्शन डैमेज हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर शियाटिक नर्व जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाए तो आपके पास क्या होगा कि पूरी की पूरी लेग रीजन ही आपके पास डैमेज हो जाएगा, ठीक है, यानी काम करना छोड़ देगा। लेकिन अगर वो पार्शली अगर डैमेज होती है तो फिर पेन होती है, ठीक है, यानी थोड़ा लंगड़ा के इंसान चलता है लेकिन डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब तक कि वो आपके पास क्या होता है कि नियरली यूजलेस तब होती हैं जब कम्प्लीटली डैमेज हो जाए, ठीक है। तो ये जो है वो तो इसका कोई ऐसा जो है वो आपके पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। हम इसको रिकवरी जो है वो आपके पास शियाटिक इंजरी की जो है वो आपके पास यहाँ तो स्लो होती है, बिल्कुल चांसेस कम होते हैं इसके ठीक होने के, यहाँ बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है, बहुत लो चांसेस होते हैं इसकी रिकवरी के, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर आपको डायग्राम में जो है वो नज़र आ रहा होगा कि मैंने पीछे लेक्चर में भी इसको दिखाया था कि शियाटिक नर्व जो है वो आपके पास यहाँ से बटक रीजन में, हिप रीजन से यहाँ से जो है वो बेसिकली ये शियाटिक नर्व है। अगर यहाँ से कोई भी वर्टिब्रल डिस्क जो है वो अगर उसकी वजह से ही हेर्निएटेड डिस्क की वजह से अगर इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये लोअर लिम्ब जो है वो डैमेज हो जाती है, नर्व डैमेज होती है, उसकी वजह से लोअर पोर्शन डैमेज हो सकता है। उसके अलावा आर्थराइटिस जो है वो आपके पास एक इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें डैमेज होते हैं आपके जॉइंट्स, ठीक है, पेन होती है, जोड़ सख्त हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एक्यूट होती है, ठीक है, सीवियर होती है, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। ये जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स को, जॉइंट की लाइनिंग को, उनकी थिकनिंग को जो है वो डैमेज करते हैं, ठीक है। और फ्लूइड जो प्रोडक्शन है, यानी हमारी जो इर्द गिर्द घुटनों के जॉइंट्स होते हैं उनके इर्द गिर्द जो हमारे पास लिगामेंट्स और कोलेजन होता है उसकी प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं, रगड़ खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो टूटना शुरू हो जाती है। आपको नज़र आ रहा होगा ये डैमेज है और ये नॉर्मल है, ठीक है। क्रोनिक आर्थराइटिस है, उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस क्रोनिक कहते हैं, पुराना लंबे अरसे तक जो चलता है, पुराना हो, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है एंड गाउटी आर्थराइटिस है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास जो कि क्रोनिक आर्थराइटिस की पुरानी जो बहुत देर से चलती आ रही हैं। ये नी की आपके पास डायग्राम इसमें दिखाई गई है। उसके बाद एक जो मेजर आपको डिजीज़ या जिसका सामना करना पड़ता है वो है ब्रोकन बोन्स, फ्रैक्चर, ठीक है। अब स्केलेटन है, हड्डियाँ टूट भी जाती हैं किसी एक्सीडेंट के रिजल्ट में, या माइनर सम टाइम ऐसा होता है बेड से गिरने से पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी किसी किस्म का फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है। तो बेशक स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर, ठीक है, लेकिन बोन्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है। तो किसी भी सीरियस ट्रॉमा के रिज़ल्ट में जो है वो आपके पास ट्विस्ट हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट इंजरीज आ सकती हैं, या ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स के रिज़ल्ट में एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है, गिरने से आ सकते हैं। ओल्ड एज में जाके जो है वो बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, थीन हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। जो बेसिकली पहला जो ब्रोकन बोन्स को ट्रीट करने का मेथड है उसको हम कहते हैं रिडक्शन,
अब रिडक्शन क्या है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम ब्रोकन बोन्स को रिपेयर करते हैं या उनको डिसलोकेशन अगर हो गई हो तो उसको अपनी जगह पर फिक्स करते हैं, ठीक है। अब रिडक्शन दो तरह की होती है, ठीक है। क्लोज रिडक्शन होती है एंड ओपन रिडक्शन होती है। क्लोज रिडक्शन में क्या किया जाता है कि फिजिशियन जो है वो या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हैंड से ही हड्डी को जो है वो अंदाज़ा लगा के अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि हड्डी अपनी जगह से हिल जाती है, तो हड्डी अपनी जगह से हिल जाती है तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास लेके जाया जाता है तो वो बाहर से ही हड्डी को झटका दे के अपनी जगह पे फिट कर देते हैं और फिर आपके गले में या किसी को जिसकी भी ब्रोकन जो है वो बोन आपने कभी देखी हो तो उसके गले में पट्टी डाल के हैंड अक्सर बेसिकली उसको फिक्स कर दे, गले के साथ लगा के उसको फिक्स करते हैं कि वो अपनी जगह से ना हिले जब तक वो फिक्स ना हो जाए अपनी जगह पे। दूसरा होता है ओपन रिडक्शन में क्या किया जाता है कि सर्जरी के ज़रिए अगर वो ज़्यादा ब्रेक हो जाए तो फिर उस कट लगा के बॉडी को बोन्स को जो है वो उनके एंड्स जो हैं वो साफ़ करके फिर उसको अपनी जगह पे फिक्स करके उनको वायर्स के ज़रिए फ़िक्स किया जाता है, ठीक है। और फिर उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब ब्रोकन बोन्स जो हैं वो रिड्यूस की जाती हैं, ठीक है, इमोबिलाइज किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है उनके ऊपर, ठीक है, जब तक कि वो हील ना हो जाए, ठीक है। अगर वो सीवियर किस्म का फ्रैक्चर है, ठीक है। हीलिंग टाइम जो है एक जो नॉर्मल हड्डी का जुड़ने का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास 8 से 12 हफ्ते होता है, यानी आप कह सकते हैं 2 से 3 माह के अंदर जो है वो एक बोन, ये अब डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो है उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, उसकी हीलिंग जो आपके पास कैपेसिटी जो है वो कितनी है, ठीक है। डाइट जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी हीलिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होता है और एज पे भी डिपेंड करता है। यंग वंस की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर, जो एज के ज़्यादा होते हैं ना उनमें हीलिंग देर से होती है, ठीक है। उसके बाद फेजेस जो हैं वो आपके पास ब्रोकन बोन की रिपेयर होने की वो हमारे पास क्या होते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं 4 फेजेस जो हैं वो इसमें डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहले तो जब बोन टूटती है तो जिस जगह से टूटेगी ज़ाहिर है हमारी हड्डियों के अंदर मैंने कहा था स्पॉन्जी मटीरियल होता है जिसमें नर्व ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो टूटेंगी। जब ब्लड की कैपिलरीज टूटेंगी तो वो सारे का सारा इर्द गिर्द ब्लड फैलना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है, और वो फट जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हेमरेज, फट जाना ना ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में एक क्लॉट ऑफ ब्लड बन जाता है जिसे हम कहते हैं हीमाटोमा, ठीक है। मैस ऑफ ब्लड है, क्लॉट ऑफ ब्लड है, ठीक है, वो हड्डी के टूटने की वजह से जो ब्लड वेजल्स टूटी हैं उनकी वजह से बन जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर साइट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आपके पास वहाँ पे बनता है, ठीक है, बोन्स के सेल्स जो हैं उनको क्या मिलना शुरू होती है कि वो डिप्राइव्ड ऑफ फूड, यानी फूड मिलना बंद हो जाती है, उनको वो टूटना शुरू हो जाते हैं, डाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वो ब्लैकनिंग ऑफ टिश्यू जो है वो फ्रैक्चर साइट पर स्टार्ट होती है और वहाँ पर वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, नीला होना शुरू हो जाता है हड्डी का जहाँ से टूटी है उस रीजन से, ठीक है, और वो पेन कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपके पास फ्रैक्चर जो है वो आपके पास क्या होता है कि अब उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, चाहे वो ओपन सर्जरी के ज़रिए चाहे वो क्लोज रिडक्शन के ज़रिए, ठीक है। जैसे ही आपके पास उसको फिक्स किया जाता है तो वहाँ पे क्या आता है कि वो जो हेमरेज बना है, ठीक है, हेमरेज के ज़रिए हीमाटोमा बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट कैलस बनना शुरू होता है, कैपिलरीज जो हैं न्यू कैपिलरीज बनना शुरू करती हैं, ठीक है। और वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो वहाँ पर आना शुरू होते हैं, ठीक है, और हीमाटोमा जो है उसको क्लियर करना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी ये न्यू सेल्स जो है वो बनाते हैं वहाँ पे, यानी ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो वहाँ पर आते हैं, ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो वहाँ पर आते हैं और उनको डेब्रिस को क्लियर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कैपिलरीज ग्रो करना शुरू करती हैं, हीमाटोमा क्लियर हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो वहाँ पे आते हैं और न्यू बोन बनाना शुरू करते हैं फ्रैक्चर रीजन के ऊपर, ठीक है। ये तो सॉफ्ट कैलस था। जब सॉफ्ट कैलस बनना शुरू होता है तो वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट जो और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं, ठीक है, वो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे कि वो बोनी जो स्केलेटन बनाने के लिए जो सॉफ्ट कैलस है उसको तो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो क्या करेंगे कि वहाँ पर सॉफ्ट कैलस को चेंज करना शुरू करते हैं बोनी कैलस के अंदर। बोन फॉर्मेशन जो है वो 3 to 4 वीक्स के अंदर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, इंजरी के बाद, ठीक है, और ये तब तक बनती रहती है जब तक कि वो कम्प्लीटली हील ना हो जाए, ठीक है, 2 to 3 months, ठीक है। रीमॉडलिंग होता है कि जैसे जैसे आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो डेब्रिस रिलीज़ करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो कुछ मंथ्स के बाद जब कंप्लीट होना शुरू हो जाती है हील तो यानी अपनी वापस अपनी ही शेप में आना शुरू हो जाती है बोन, ठीक है।
आउटसाइड द बो जो जितना भी आउटर साइड पे बोन आपको नज़र आती है, ठीक है, फाइनली वही स्ट्रक्चर वो अटेन कर लेंगे जो कि उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था बोन का, ठीक है। जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि बोन टूटी है, ब्लड वेजल टूटी है, ठीक है, हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। यहाँ न्यू सेल्स जो हैं वो आते हैं, ब्लड कैपिलरीज न्यू बनना शुरू होती हैं, ठीक है, और इंटरनल कैलस बनना शुरू होता है, फाइब्रस टिश्यूज़ आते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं, ठीक है, न्यू ब्लड वेल्स बनती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बोनी कैलस बना है, सॉफ्ट कैलस बनेगा, ठीक है। कैलस हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वो आपके पास बोनी कैलस बनता है, वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद होते हैं, वो बोनी कैलस को जो है वो सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस में चेंज करना शुरू करते हैं और बोन वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है। ये 4 स्टेजेस जो हैं वो तमाम के तमाम बोन फ्रैक्चर्स के अंदर लाजमी होती हैं, ठीक है। हीमाटोमा फॉर्मेशन, फाइब्रोकार्टिलेजस, कैलस फॉर्मेशन आती है, ठीक है, बोनी कैलस फॉर्मेशन आती है और बोन रीमॉडलिंग होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मसल्स, पट्ठे जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे कॉमन है, स्पेशलाइज होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूमरस फिलामेंट्स होते हैं इनके अंदर, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो आपके पास यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर 3 तरह के मसल सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। स्मूथ मसल जो हैं वो आपकी बॉडी के स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, स्केलेटल मसल हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और कार्डियक हार्ट के दिल के पट्टों को कहा जाता है जिससे दिल मिल के बना हुआ होता है। सबसे पहले हम स्मूथ मसल्स को देखते हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर जो है वो हमारे पास अर्लीस्ट फॉर्म है मसल्स की, ठीक है, जो कि आपके पास तमाम एनिमल्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। सबसे एंशियंट है, पुरानी है, तो जो कि एनिमल किंगडम के अंदर है। लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, यानी एंड नैरो होते हैं, दरमियान में से मोटे होते हैं। हाँ, एक के अंदर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। विजरल यानी बॉडी ऑर्गन्स में, स्टमक में, स्किन में, लंग्स में, इनमें मौजूद होते हैं। नॉन स्टीरिएटेड यानी लाइट डार्क बैंडिंग नहीं होती, लाइट और डार्क बैंड नहीं होते, एक ही जैसे होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, अपना काम खुद करते हैं, आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है इन्हें। ये क्या मसल जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद है कार्डियक मसल, यानी ये मसल्स हार्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है, हार्ट की वॉल्स बनाते हैं, ठीक है। चेन ऑफ सिंगल सेल होती है इनके अंदर, ठीक है, और अपना अपना न्यूक्लियस होता है, यानी चेन की फॉर्म में मौजूद होते हैं लेकिन एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। सेल जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं फाइबर्स के अंदर और वो ब्रांच्ड होते हैं और इंटरकनेक्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है। स्टीरिएशन जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं और ये भी इनवॉलेंट्री है। स्केलेटन मसल जो है ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हुए होते हैं, ठीक है, और मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं बोन्स की, ठीक है, स्केलेटन मसल्स में। स्केलेटन मसल्स जो हैं वो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली जो है वो आपके पास कॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं। हम इन्हें अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं, उठते हैं, आवाज़ हिलाते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करते हैं। इनको हम कहते हैं ये वॉलंटरी हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में। स्केलेटन मसल जो हैं ये स्ट्रिप्ड होते हैं या स्टीरिएटेड होते हैं, बैंडिंग मौजूद होती है हार्ट के मसल्स की तरह, ठीक है, और डाइट और डार्क बैंड मौजूद होते हैं जैसे ट्राइसेप और बाइसेप यानी हमारे बाजू के मसल्स हैं, ठीक है। जनरली हर इंटायर मसल के अंदर जो है वो आपके पास बोन को जो है वो अटैच करते हैं, ठीक है, जो वाइट कलर के हमारे पास एक बैंड होता है, ठीक है, नॉन इलास्टिक होते हैं, ठीक है, और कोलेजन फाइबर होता है, उसे हम कहते हैं टेंडन्स, ठीक है। यानी हमारे जो मसल्स हैं वो बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं एक फाइबर के ज़रिए, ठीक है, जो कि कोलेजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, वाइट फाइबर से, ठीक है, उसे हम कहते हैं टेंडन्स। यहाँ पर तीनों मसल्स का कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि लोकेशन कहाँ पे होती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, अटैच टू बोन, कार्डियक हार्ट में होते हैं, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स में और स्किन में। फंक्शन क्या करते हैं, स्केलेटन मूवमेंट में का काम करता है, कार्डियक हार्ट बीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स की, दिल जो है फेफड़े, आपके लंग्स जो है उनकी मूवमेंट में, स्टमक का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। स्केलेटन मसल जो हैं वो वॉलंटरी होते हैं, कार्डियक इनवॉलंटरी होते हैं, और स्मूथ जो हैं वो भी इनवॉलंटरी होते हैं। शेप में आपको नज़र आ रहा होगा कि स्केलेटन जो है वो आपके पास लॉन्ग होते हैं और सिलेंडर पतले होते हैं, एस वाला सिलेंडर का मतलब होता है थिन, ठीक है। हार्ट के मसल जो हैं वो ब्रांच होते हैं, ठीक है, और जो आपके पास स्मूथ मसल्स हैं वो भी स्पिंडल शेप होते हैं, यानी किनारे जो हैं वो आपके पास पतले हैं और सेंटर से मोटा है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, स्टीरिएटेड है, लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर। एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट होता है, कार्डियक के अंदर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, स्टीरिएटेड होते हैं, ठीक है, और मोस्टली एक ही न्यूक्लियस होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं,
ठीक है। और स्मूथ मसल जो हैं वो नॉन स्टीरियोटेड होते हैं और एक के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस इंशाल्लाह इसके साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे कि हमने किस तरह से ये मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, क्या मसल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, किस तरह से आप मसल जो हैं वो मूवमेंट का बायस बनते हैं और किस तरह से अटैच हुए होते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।